हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल डोर स्टेप एजुकेशन पॉइंट पर हार्दिक स्वागत है। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी सब्सक्राइब कर लें। आने वाले वीडियो को मिस ना करने के लिए बेल आइकॉन दबाएं और इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर लें। तो आज हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं एसएसटी के। तो ये हमारा 24वां लेक्चर है और इसमें कुछ हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो पेपर हुआ था हमारा दिसंबर 2019 में। ठीक है, 2019 में एक पेपर हुआ था एसएसटी का, जो भी हमारा सीटेट का पेपर हुआ था, तो उसके हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हुए हैं, तो हम इसको डिस्कस करने वाले हैं। आपने हमारे साथ बने रहना है और अच्छे से समझने की कोशिश करनी है। और हमने इससे पहले काफ़ी क्वेश्चन और काफ़ी लेसन भी डिस्कस किए हुए हैं, जैसे कि पॉलिटी, ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री को भी काफ़ी कंसेप्चुअल वे में डिस्कस किया हुआ है। आप हमारी प्लेलिस्ट में सभी लेक्चर्स को देख सकते हैं। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो कृपया आप उनको ज़रूर जाकर देखें। तो आज का हमारा जो क्वेश्चन है, तो लास्ट टाइम हमने जो क्लास ली थी जो यही क्वेश्चन पेपर वाली, तो उसमें हमारा एक क्वेश्चन रह गया था। ठीक है, तो उसमें हमने 9 क्वेश्चन ही डिस्कस किए थे, एक रह गया था, तो वही क्वेश्चन है। तो ठीक है, तो हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द स्टेटमेंट ए एंड बी ऑन परमानेंट विंड्स एंड चूज द करेक्ट ऑप्शंस। ठीक है, कि स्थायी पवनों के संबंध में कथन ए बी पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। तो सबसे पहली स्टेटमेंट कौन सी है, देज विंड ब्लो कॉन्स्टेंटली थ्रू आउट द ईयर इन अ पार्टिकुलर डायरेक्शन, कि वो कुछ ये पवनें होती हैं वर्ष भर लगातार एक ही किसी निश्चित दिशा में, जैसे कि पूरब से बह रही हों या फिर पश्चिम से या फिर किसी भी डायरेक्शन में किसी एक ही दिशा में लगातार वो बहती रहती हैं। और ऑप्शन नंबर बी जो स्टेटमेंट है कि वेस्टर्लीज एंड ईस्टर्लीज आर एग्जाम्पल ऑफ देज विंड्स, कि पश्चिमी एवं पूर्वी पवनें इनके उदाहरण हैं। तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा, तो ये भी हमने जो कंसेप्चुअल था, जैसे कि जो हवाएं थी, विंड्स थी, इनके बारे में भी काफ़ी कुछ डिस्कस किया हुआ है, तो आप ज्योग्राफी के लेक्चर जरूर देख लें। तो इसका जो सही उत्तर कौन सा होगा कि ये जो हवाएं होती हैं जो एक ही दिशा में बहती रहती हैं, ठीक है, और वो इनका नाम भी वेस्टर्लीज और ईस्टर्लीज बताया हुआ है। तो ये कौन सी हैं, ये दोनों स्टेटमेंट ही सही हैं। ठीक है, तो एक जैसे कि एक स्थानीय पवन थी, जैसे कि लू, हम रीजनल विंड्स होती हैं जैसे कि लू कहते हैं, तो इसी तरह एक हमने परमानेंट विंड के भी बारे में पढ़ा था। तो इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा बोथ ए एंड बी आर ट्रू। तो इसका सही उत्तर कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी। तो अब चलते हैं हमारा आज का जो वैसे फर्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, वैसे तो ये हमारा लास्ट वाला जो हमने किया था क्वेश्चन वो रह गया था, तो ये हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर द मिनरल्स, कि मिनरल्स के बारे में इसमें से कौन सी बात जो कही गई है वो सही नहीं है। तो दीज आर नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस, की निम्नलिखित में से कौन सा खनिज के संदर्भ में सही नहीं है, तो ये क्या प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाले पदार्थ हैं। तो हाँ, ये तो बात बिल्कुल सही है कि जो हमारे जो हमारे मिनरल्स होते हैं, खनिज पदार्थ होते हैं, वो तो हमें प्रकृति से ही मिलते हैं। ठीक है, हम इसे मनुष्य खुद तो नहीं बना सकते इनको। तो इसका दूसरा ऑप्शन देखते हैं, देज हैव अ डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन। तो ये भी हमने डिस्कस किया हुआ था कि ये एक निश्चित रासायनिक संगठन होता है, कि जैसे कि कोई भी मिनरल्स है उसका कोई ना कोई एक डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन होगा। तो ये भी बात सही कही हुई है इन्होंने। और तीसरा पॉइंट है कि देज आर फॉर्म्ड इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ जियोलॉजिकल एनवायरनमेंट्स, कि ये विभिन्न प्रकार के भू वैज्ञानिक परिवेश में निर्मित होते हैं। तो ये भी बात बिल्कुल सही है, क्योंकि ये अलग अलग हमें जगहों पर हमें ये मिलते हैं अलग अलग प्रकार के। तो यहाँ पर लास्ट ऑप्शन है ऑल मिनरल्स आर नॉन मेटेलिक, कि सभी खनिज अधात्विक होते हैं। तो ये हमने ना जब हमने ये चैप्टर पढ़ा था तो हमने उसमें डिस्कस किया था कि जो मेटल्स होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक। तो इसमें ये जो नॉन मेटेलिक भी काफ़ी खनिज पदार्थ होते हैं, जैसे कि अगर नमक हो गया तो ये इसमें तो कोई लोहे की मात्रा है नहीं, तो नमक थोड़ी होगा, नमक तो फिर नॉन मेटेलिक ही है ना। तो ये क्या है, ये नॉन मेटेलिक है। और भी बहुत सारी यहाँ पर आपको नॉन मेटेलिक आपको खनिज पदार्थ मिल जाएंगे जिनमें मेटल का कोई मात्रा नहीं होती है। ठीक है, आप समझ रहे हैं ना। तो इसमें सभी जो मिनरल्स होते हैं, जो सभी खनिज पदार्थ होते हैं, वो नॉन मेटेलिक नहीं होते हैं। ठीक है, कुछ मेटेलिक होंगे, कुछ नॉन मेटेलिक होंगे। तो ये जैसे कि कॉपर हो गया, कॉपर भी मेटेलिक है, और भी जैसे गोल्ड हो गया। ठीक है, तो ये सभी क्या हैं, ये मेटेलिक हैं। बट ये नॉन मेटेलिक आपको पता लग गया ना कि नॉन मेटेलिक कौन से होते हैं। तो हम देखते हैं अपना सेकंड क्वेश्चन, कि जो ये हमने मैच द फॉलोइंग इसमें देखना है कि कौन से में होगा। तो नर्मदा वैली, वज्जी, गारो हिल्स और गंगा वैली, इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, कि इसका कौन सा होगा। अर्ली रिपब्लिक, हंटिंग एंड गैदरिंग, सिटीज अबाउट 25 ईयर्स अगो, द फर्स्ट सिटीज अर्ली एग्रीकल्चर, कि नर्मदा घाटी
वज्जी, गारो पहाड़ियाँ, गंगा घाटी, सिंधु घाटी और उसकी सहायक नदियाँ, आरंभिक गणतंत्र, आखेटक और संग्रहक, लगभग 2500 वर्ष पूर्व के शहर, प्रथम नगर और आरंभिक कृषि। तो हम इसको अब देखते हैं, डिस्कस करते हैं इसका आंसर कौन सा होगा। तो ये है, ठीक है, नर्मदा वैली। नर्मदा वैली को कौन सा होगा, इसका होगा 2, ठीक है। मतलब नर्मदा वैली हंटिंग एंड गैदरिंग यहाँ पर ही सबसे पहले शुरू हुई थी। नर्मदा वैली का क्या आएगा, आखेटक और संग्रहक। फिर आ गया वज्जी का। वज्जी का क्या आएगा कि वज्जी द अर्ली रिपब्लिक, ठीक है। अर्ली रिपब्लिक ये भी हम हिस्ट्री में पढ़ चुके हैं कि वज्जी क्या था, एक अर्ली रिपब्लिक था। उसमें हमने मगध के बारे में भी पढ़ा था, ठीक है ना। अब आ गया गारो हिल्स के। गारो हिल्स का क्या होगा, अर्ली एग्रीकल्चर्स की, यहाँ पर खेती बाड़ी शुरू की गई थी सबसे पहले गारो हिल्स में, ठीक है। गारो पहाड़ियाँ में आरंभिक कृषि शुरू की गई थी। अब आ गया गंगा घाटी, ठीक है, गंगा वैली। अब गंगा वैली का कौन सा होगा, सिटीज़ अबाउट 25 ईयर्स अगो, कि गंगा वैली का जो सिटीज़ हैं वो 2500 साल पहले ये खोजी गई थी, तो यहाँ पर इनका विकास होना शुरू हो गया था। तो गंगा घाटी का कौन सा उत्तर है यहाँ पर, लगभग ये थर्ड वाला, ठीक है, लगभग 2500 वर्ष पूर्व। और लास्ट में अब एक ही तो रह गया है, इंडस एंड ट्रिब्यूटरीज, ठीक है। तो इसका कौन सा होगा आंसर, आंसर नंबर 4 कि इंडस एंड ट्रिब्यूटरीज का यहाँ पर पहले आपको जो शहर बने थे, प्रथम नगर आपको जो बने थे वो यहीं पर आपको देखने को मिलते हैं। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन फॉलो हो रहा है यहाँ पर, जो ऑप्शन नंबर 3 है वो यहाँ पर इसको फॉलो कर रहा है। आप इसको एक बार वीडियो पॉज करके इसको दोबारा भी देख सकते हैं अगर आपको समझ ना आया हो। तो इसका ऑप्शन नंबर जो 3 है वो बिल्कुल ही सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है, बिलो द 2 स्टेटमेंट ए एंड बी इन द कंटेक्स्ट ऑफ कंटेम्प्रेरी डिबेट्स ऑन डेट्स एंड पीरियड्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री। की इंडियन हिस्ट्री में ना बहुत ही ज़्यादा डिबेट्स होती हैं, ठीक है, वाद विवादों का जो मसला हुआ है। तो इसमें हमने कथन देखने हैं और बताने हैं कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो अ पीरियडिक लाइक हिंदू मुस्लिम ब्रिटिश इज अप्रोप्रिएट एज अ रिलीजन ऑफ द रूलर्स हैज़ बीन ओनली इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल चेंज, कि जो हिंदू मुस्लिम ब्रिटिश जैसी कला विधि जो हिस्ट्री को बांटा गया है, क्योंकि जो शासकों के धर्म ही एकमात्र महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन रहा है। स्टेटमेंट बी, इट इज़ प्रॉब्लमैटिक टू असाइन प्रिसाइज डेट्स एंड टाइम स्पैन्स टू हिस्टोरिकल प्रोसेसेस दैट हैपेंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो दूसरा ऑप्शन कौन सा है कि लंबी समय विधि में घटित होने वाली ऐतिहासिक प्रक्रियाओं को निश्चित तिथियों और काल विभाजनों के अंतर्गत लाना समस्यात्मक है। तो इसका जो सही उत्तर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल गलत है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो यहाँ की जो स्टेटमेंट है वो गलत है, तो और जो स्टेटमेंट बी है वो सही है। तो यहाँ पर देखते हैं कि कौन से ऑप्शन में जो ऑप्शन है वो सही है। तो इसका ए करेक्ट एंड बी रॉन्ग, तो ये थर्ड में ही आपको दिया हुआ है, सॉरी ए थर्ड में नहीं, तो यहाँ पर आपको कहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर 4 है वो सही है कि ए इज़ रॉन्ग एंड बट बी इज़ राइट, कि ठीक है कि ए तो गलत है बट बी इसका सही आंसर है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये 4th क्वेश्चन है, बिलो आर द 2 स्टेटमेंट इन द कंटेक्स्ट ऑफ न्यू पॉपुलर इंडियन आर्ट इन 19th सेंचुरी, कि 19वीं शताब्दी में कि कॉन्टेक्स्ट ऑफ न्यू पॉपुलर इंडियन आर्ट की नीचे दिए गए 19वीं शताब्दी में नई लोकप्रिय भारतीय कला के संदर्भ में, ठीक है। और स्टेटमेंट ए है कौन सी है, मैनी पेंटिंग्स मॉक्ड एट द चेंजेस दे सॉ अराउंड रिडिकुलिंग द न्यू टेस्ट ऑफ दोज हु स्पोक इंग्लिश एंड वार्नड अगेंस्ट वुमेन मूविंग आउट देयर होम, कि कई चित्रों में अपने आसपास के बदलाव के उपहास किया गया कि अंग्रेजी भाषा लोगों ने नए शौकों का मजाक तथा औरतों को घर से बाहर न निकलने की सलाह दी गई, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, इमेजेस वर यूज टू एक्सप्रेस नेशनलिस्ट आइडियाज एंड इंस्पायर पीपल अगेंस्ट ब्रिटिश रूल, कि जो राष्ट्रवादी विचारों को अभिव्यक्ति करने के लिए और लोगों को ब्रिटिश शासन के खिलाफ उद्वेलित करने के लिए छवियों का इस्तेमाल किया जाता था। तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा, वैसे अगर हम ऑप्शन देखें तो ये बिल्कुल सही बात है, इसको भी हम हिस्ट्री के अभी हमने ये चैप्टर पढ़ा नहीं है, तो इसका ये जो ऑप्शन बी है वो तो सही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए भी यहाँ पर सही है कि कई चित्रों में आसपास के बदलाव को उपहास किया गया और अंग्रेजी भाषा के लोगों ने नए शौकों का मजाक तथा औरतों के घर को बाहर निकलने की सलाह दी गई। तो इसका ए बी दोनों सही है, बट ये जो ए कथन है वो बी की व्याख्या नहीं है, ठीक है। तो ये दोनों सही है बट बी इज, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 इज़ द राइट आंसर, कि ये दोनों बातें तो सही कही गई हैं बट ए बी दोनों सही हैं, किंतु ए की व्याख्या सही व्याख्या बी नहीं है, ठीक है। इन दोनों की जो व्याख्या है वो सही नहीं है, तो इसका यही आंसर होगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, ये हमारा वैसे 5th क्वेश्चन है,
विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी कंसिडर्ड एज अ प्राइमरी सोर्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग अर्ली ह्यूमन्स इन इंडिया, कि ये तो हमने काफ़ी बार डिस्कस कर ही लिया हुआ है, ये लगभग 5-6 बार आप अगर प्रीवियस अगर वीडियोस देखें तो आप ये बहुत बार रिपीट हुआ है। इसका कौन सा होगा प्राथमिक सोर्स, कौन सा होता है? कांगड़ा स्टाइल पेंटिंग, गिरनार रॉक इंस्क्रिप्शन, पातशाहनामा चित्रकला, या फिर रॉक्स पेंटिंग्स ऑफ मध्य प्रदेश। तो इसमें से कौन सा प्राथमिक स्रोत होगा? वो होगा रॉक पेंटिंग्स ऑफ मध्य प्रदेश। इसका सही आंसर है कि मध्य प्रदेश में जो शैल चित्रकला मिली है वो क्या है? प्राथमिक सोर्स है, प्राथमिक सोर्स है, वो स्रोत है। चिल्ड्रन इन प्री ब्रिटिश टाइम्स वर टॉट, कि जो बच्चे हुआ करते थे प्री ब्रिटिश टाइम में, ब्रिटिश काल के बच्चों को पढ़ाया जाता था कब? इन स्टेट इंस्टीट्यूशन बाय पेमेंट ऑफ अ फिक्स्ड फी थ्रू आउट द ईयर एक्सेप्ट हार्वेस्ट टाइम व्हेन दे वर्क इन फील्ड्स फॉर असेसमेंट थ्रू एन एनुअल एग्जाम, कि सरकारी संस्थानों में एक निश्चित फीस लेकर साल भर फसल कटाई के समय छोड़कर जब वो खेतों में काम करते थे, या फिर चौथा वार्षिक परीक्षा के माध्यम से मूल्यांकन के लिए। तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा? इसका सही उत्तर कौन सा है? ऑप्शन नंबर 3, कि उनको सारा साल ही पढ़ाया जाता था, बट वो जब खेतों में काम आता था तो वो खेतों में काम करने चले जाया करते थे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 3 इज़ द राइट आंसर। अब आ गया हमारा 7th क्वेश्चन। बिलो टू स्टेटमेंट ए बी इन द कंटेक्स्ट इमरजेंस ऑफ द नेशन स्टेट यूरोप, कि 18वीं से 19वीं शताब्दी की बात है, कि हमने दोनों स्टेटमेंट को पढ़ना है और बताना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो यहाँ पर आ गया स्टेटमेंट ए कौन सा है? कि टिल द 18th सेंचुरी पीपल इन यूरोप सॉ देमसेल्फ एज अ नेशन स्टेट, कि जो 18वीं शताब्दी के यूरोप के लोग स्वयं को राष्ट्र राज्य के रूप में देखने लगे थे। यहाँ पर स्टेटमेंट भी है, और कंसेंस वाज क्रिएटेड इन अर्ली 19th सेंचुरी अमंग द पीपल दैट ईच लिंग्विस्टिक कम्युनिटी वाज सेपरेट नेशन, कि 19वीं शताब्दी के लोगों को यह बोध कराया गया कि प्रत्येक भाषीय समुदाय एक अलग राष्ट्र है। तो इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? इसका जो सही उत्तर है वो तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो तो हो जाएगा गलत, और जो स्टेटमेंट बी है वो हो जाएगी सही। तो इस हिसाब से जो इसका सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, कि जो ए तो वो गलत है और बी वो जो है ऑप्शन है वो सही है, कि 19वीं शताब्दी के लोगों को यह बोध कराया गया कि प्रत्येक भाषी समुदाय का एक अलग राष्ट्र है, और जो कि जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है कि 18वीं शताब्दी तक यूरोप के लोग स्वयं को राष्ट्र राज्य के रूप में देखते, तो ये बात बिल्कुल ही गलत है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की। यह भी हमने पढ़ा हुआ है कि BCE का क्या मतलब है। तो BC का मतलब है बिफोर कॉमन एरा। ठीक है, इसमें तो कोई सीखने वाली मतलब कि इसमें कुछ याद करवाने वाली बात नहीं थी, ये आपको याद ही रहा होगा। ठीक है, तो इसका जो बिफोर कॉमन एरा इसका जो हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 48 का ऑप्शन नंबर 2 BCE का क्या तात्पर्य है? बिफोर कॉमन एरा। ठीक है ना, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सेकंड। अब हम बात करते हैं, ये हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है 49। हाउ डू वी नो टुडे द ऑस्ट्रिच वर फाउंड इन इंडिया ड्यूरिंग द पैलोलिथिक पीरियड, की पैलोलिथिक जो पीरियड में हमें ये कैसे पता लगता है कि जो पूरा पाषाण युग था उसमें शुतुरमुर्ग हुआ करते थे। तो हमको शायद कुछ अवशेष मिले होंगे, तो इसका हम देखते हैं अभी कि वी हैव विविड डिस्क्रिप्शन ऑफ दीज बर्ड्स इन राइटिंग ऑफ दैट टाइम, कि हमें उस समय की कृतियों में इन पक्षियों का विविध लेख हमें मिलता है। क्या ये बात सही है? लार्ज क्वांटिटीज ऑफ ऑस्ट्रिच एग शेल्स वर फाउंड एट पटना इन महाराष्ट्र, की पटने नाम भी एक जगह है वहाँ पर महाराष्ट्र में, तो वहाँ पर हमें कुछ ऑस्ट्रिच के जो होते हैं वो अंडों के शेल पाए गए हैं। तो रुकिए अभी इसे हम देखते हैं कि ये सही है कि नहीं। पहले अभी हम 2 ऑप्शनों को भी देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ जो ऑप्शन नंबर 3 है, वी हैव आर्चिव्ड, ठीक है, कि ऑरल मेमोरीज ऑन ऑस्ट्रिच इन दिल्ली नेशनल म्यूजियम, कि शतुरमुर्गों पर मौखिक स्मृतियाँ हमारे पास दिल्ली के एक राष्ट्रीय संग्रहालय में अभिलेखित हैं। क्या यही बात सही है? या फिर ऑप्शन नंबर डी, दीज आर डिस्क्राइब्ड इन द मेमोरीज ऑफ फॉरेन ट्रैवलर्स, कि विदेशी यात्रियों के वृत्तांतों में इनका वर्णन है। तो इसका सही उत्तर कौन सा है? ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है, कि हमें ना बहुत सारे जो ऑस्ट्रिच के जो एग हैं, जो शतुरमुर्ग के जो अंडे हैं उसके अवशेष मिले हैं। कहाँ पर? महाराष्ट्र में। उसी से हम इसका अंदाज़ा लगा पाते हैं कि हमें ना ये जो पूरा पाषाण काल में शुतुरमुर्ग हुआ करते थे। ठीक है, पैलोलिथिक पीरियड में। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर 2 इज़ द राइट आंसर। तब ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, अब इसका आपने जवाब देना है। हड़प्पा सभ्यता के बारे में हमने लेसन भी पढ़ा हुआ है 6वीं में 6th क्लास में। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन का जो जवाब है वो जरूर आएगा। इट अपीयर्स एफ इफ़ द रूलर्स लॉस्ट कंट्रोल, की ऐसा लगता है कि शासकों का जो नियंत्रण था वो समाप्त हो गया था। क्वेश्चन नंबर जो बी है, ऑप्शन नंबर बी, देयर कुड हैव बीन डिफॉरेस्टेशन इन द एरिया, कि जंगलों का जो विनाश हो गया था इसलिए। या फिर देयर वर फ्लड्स इन द एंटायर एरिया ऑफ द सिविलाइजेशन, की सभ्यता के पूरे क्षेत्र में बाढ़ आ गई थी। या फिर द रिवर ड्राइड अप प्रोबेबली, कि नदियाँ सूख गई थी। तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा? तो ये जो पहली ऑप्शन है वो भी बिल्कुल सही है, कि हाँ जो रूलर्स हुआ करते थे वो उनका जो कंट्रोल था वो अस्थापित हो गया था। ठीक है, तो यहाँ पर आप अब ऑप्शन नंबर बी देखते हैं कि देश कुड हैव बीन
डिफॉरेस्टेशन इन द एरिया, कि यहाँ के जंगल होंगे उनका विनाश हो गया होगा, तो ये भी बात बिल्कुल सही है। तो अब हम ऑप्शन नंबर सी देखते हैं। इन्होंने क्या लिखा है कि सभ्यता के पूरे क्षेत्र में बाढ़ आ गई थी। हमने ये तो पढ़ा था कि वहाँ पर बाढ़ आ गई थी। अगर आप ना वहाँ पर हमारी क्लास में जाएंगे तो हमने वहाँ पर पढ़ा था कि सिर्फ कुछ क्षेत्रों में ही बाढ़ आई थी, ठीक है। तो इस पूरे क्षेत्रों में आने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी है वो थोड़ा सा डाउट है और ये गलत भी है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो ए, बी एंड डी है, तो यहाँ पर आप देखिए ए बी डी कहाँ पर लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ है सेकंड में, ठीक है। तो ऐसे ऐसे माइनर जो मिस्टेक वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो भी पूछ लिए जाते हैं। तो आपने इसका ध्यान रखना है, आपने बड़े ध्यान से अकेले अकेले लाइन को सुनना है जो हमने डिस्कस की हुई है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी है वो सही आंसर है। तो ये हमारा आज का सेशन है वो समाप्त करते हैं। आपको ये सेशन कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर कोई आपका डाउट रह गया होता है तो आप उसे भी पूछ के लिया करें। आप आपसे इस सेशन को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर हमारा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।